चैनल पर मुसलमानों के खिलाफ जहरीला एजेंडा चल रहा होता है और उधर चैनल का मालिक शाम में जामा मस्जिद के शाही इमाम का मेहमान बनकर मोहब्बतों की अफ्तारी कर रहा होता है। चैनल के मालिक सेठ जी मुस्लिम देशों से गैस और तेल खरीद कर लाखों करोड़ रुपए कमा रहे होते हैं और इधर उन्हीं सेठ जी के चैनल पर मुसलमानों को गाली देने वाले कई कई शो चल रहे होते हैं। रीढ़ वाले मीडिया संस्थानों पर एजेंसियों के छापे हैं और प्रशस्ति गीत गाने वाले एंकरों के साथ प्रधानमंत्री जी सेल्फियां खिंचवा रहे हैं। प्रताप गढ़ी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। बारूद के एक ढेर पे बैठी हुई दुनिया शोलों से हिफाजत का हुनर पूछ रही है। क्या बात है। कभी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा ने पूरे देश में नफरत का केरोसिन छिड़क दिया है। सच बात तो यह है कि सिर्फ केरोसिन नहीं छिड़का है बल्कि चिंगारी भड़काने के लिए सरकार ने मीडिया के हाथों में माचिस की तीलियां भी थमा दी हैं। 2 सितंबर 2021 को जमीयत की एक याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि देश में मीडिया का एक वर्ग हर चीज को सांप्रदायिकता के पहलू से दिखाता है। टीवी स्क्रीन पर किसानों की बदहाली और नौजवानों की बेरोजगारी पर बहस के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि प्राइम टाइम के लिए लब जिहाद, लैंड जिहाद, ओट जिहाद, थूक जिहाद और यहां तक कि यूपीएससी जिहाद जैसे कार्यक्रम बन रहे हैं। टीवी स्टूडियो अदालत बन गए और कानून की किताब की जगह टीआरपी से फैसले तय हो रहे हैं। भारत के संविधान और अदालतों के इकबाल पर मीडिया की हनक का बुलडोजर चल रहा है। गलती सरकार कर रही है, सवाल विपक्ष से पूछे जा रहे हैं। जो पत्रकार इस नफरती एजेंडे में शामिल नहीं है, या तो उनकी नौकरियां छीन के उन्हें घर बिठा दिया जा रहा है या फिर सिद्दीक कप्पन की तरह जेल भेजा जा रहा है। रीढ़ वाले मीडिया संस्थानों पर एजेंसियों के छापे हैं और प्रशस्ति गीत गाने वाले एंकरों के साथ प्रधानमंत्री जी सेल्फियां खिंचवा रहे हैं। सभापति महोदय, कभी टीवी चैनलों के थंबनेल देखिए, बदन में सुरसुरी दौड़ जाएगी। मुस्लिम मोहल्ला, मोदी पर हमला, मौलाना खुल्लम खुल्ला, नफरत के बाजार में मीडिया हाउस के मालिकान अपना जमीन और ईमान दोनों बेच रहे हैं। इधर दिन भर चैनल पर मुसलमानों के खिलाफ जहरीला एजेंडा चल रहा होता है और उधर चैनल का मालिक शाम में जामा मस्जिद के शाही इमाम का मेहमान बनकर मोहब्बतों की अफ्तारी कर रहा होता है। चैनल के मालिक सेठ जी मुस्लिम देशों से गैस और तेल खरीद कर लाखों करोड़ रुपए कमा रहे होते हैं और इधर उन्हीं सेठ जी के चैनल पर मुसलमानों को गाली देने वाले कई कई शो चल रहे होते हैं। सोशल मीडिया तो और बड़ा जहरीला हथियार बन गया है। यूट्यूब पर व्यूज के लिए परोसा जा रहा सांप्रदायिक कंटेंट समाज के लिए कैंसर से कम नहीं है। सभापति महोदय, मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। सोच के देखो हर एक मौसम क्यों जहरीला हो जाता है। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो, कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। मैं आपसे अपील करता हूं सर कि आपकी निगरानी में एक सर्वदलीय कमेटी का गठन होना चाहिए, जिसका उद्देश्य सेंसरशिप नहीं बल्कि आने वाली नस्लों को मीडिया और सोशल मीडिया के जहरीले असर से बचाना हो। प्रेस काउंसिल और एनपीटीएसए को मजबूत किया जाए। देश तोड़ने वाले झूठे कंटेंट बंद। के करोड़ों स्वास्थ्य बीमा उपभोक्ताओं की ओर से मैं सरकार का ध्यान स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा क्लेम के समय की जा रही धांधली और मनमानी कटौती की समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सर, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सालाना 3 करोड़ 20 हजार करोड़ से अधिक का प्रीमियम कलेक्ट करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब अस्पताल का बिल आता है और बीमा को क्लेम किया जाता है तो यही बीमा कंपनियां अलग अलग तकनीकी नियमों और अलग अलग प्रावधानों का बहाना बनाकर एक बड़ा हिस्सा काट लेती हैं बिल में से। इससे मरीज और उसके परिवार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। स्वास्थ्य बीमा का उद्देश्य नागरिकों को बीमारी के समय आर्थिक सुरक्षा देना है, न कि नियमों की जटिलता में उन्हें उलझाना और उनकी जेब काटना। महोदय, इसमें कंपनियां अलग अलग बहाना बनाती है, जैसे रूम रेंट का। बीमा पॉलिसी में एक निर्धारित रूम रेंट होता है, लेकिन कई बार किसी कारणवश अस्पताल में कोई अलग रूम में भर्ती हो जाता है, तो जब बिल आता है तो उसमें रूम के रेंट का जो प्रोपोर्शन है रूम में से नहीं काटते, ओवरऑल बिल में से उसका अनुपातिक कटौती करते हैं। दूसरा, अस्पताल में शामिल कई आवश्यक चिकित्सा वस्तुएं जैसे ग्लव्स हैं, डिस्पोजल आइटम्स है, सैनिटाइजर्स है, इंजेक्शंस है आदि को ये नॉन पेबल बताकर क्लेम में से काट लेते हैं। और
कई बार जो टीपीए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर और बीमा कंपनी है और अस्पताल है, सबका अलग अलग पैकेज रहता है और बाद में जब ग्राहक को पता नहीं होता, उपभोक्ता को, उसमें भी ये वास्तविक बिल के जब भुगतान पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो सरकार से हमारी कुछ मांग है कि वो कुछ अपेक्षित कदम उठाए इन बीमा कंपनियों पे अंकुश लगाने के लिए, जैसे स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में अनुपातिक प्रोपोर्शनल डिडक्शन को समाप्त किया जाए, अस्पताल बिल में शामिल आवश्यक चिकित्सा वस्तुओं को नॉन पेएबल सूची से हटाया जाए, सभी पॉलिसियों के नियम सरल हिंदी और अंग्रेजी में अनिवार्य रूप से प्रकाशित किए जाएं, अस्पताल से डिस्चार्ज के समय डिजिटल और पारदर्शी क्लेम ब्रेकअप अनिवार्य किया जाए। अस्पताल बिलिंग का कोई राष्ट्रीय मानक नहीं है महोदय, एक ही बीमारी का इलाज एक ही शहर में अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग है, तो इसलिए अस्पताल बिलिंग का कोई एक राष्ट्रीय मानक होना चाहिए। कैशलेस क्लेम के बावजूद, अस्पताल में कैशलेस सुविधा होने के बावजूद डिस्चार्ज के समय मरीज को 10 से 40% बिल खुद देना पड़ता है। और महोदय, जो चिकित्सा संबंधी महंगाई है वो सामान्य महंगाई से कई गुना अधिक है, इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बीमा कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लगाएं, ग्राहकों की जेब काटना ये बंद करें और सरकार से अनुरोध है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए आवश्यक नीतिगत कदम उठाए जाएं। थैंक यू महोदय। प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। शुक्रिया माननीय सभापति महोदय। कई वर्षों से इस विषय को लेकर के कार्य कर रहा हूं, तो आज सदन के माध्यम से मैं पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट की चर्चा करना चाहता हूं। हमारे देश का एक स्वर्णिम इतिहास था पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट का, माननीय सभापति महोदय, लेकिन ना जाने ये गौरवशाली इतिहास क्यों धीरे धीरे ढलान की ओर आ गया। एसआर रंगनाथन, जिन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि स्टेट फंडेड लाइब्रेरी सबके लिए सुलभ हो, और ये चिंता तब होती है जब ग्रामीण इलाकों में, अगर आप 2011 का सेंसस देखें तो हजारों हजार को कोई उपलब्धता नहीं है किताबों की। माननीय सभापति महोदय, आजादी के बाद संभवतः मद्रास में पहली बार इसकी दिशा में कानून बना, उसके बाद आंध्रा, कर्नाटका और महाराष्ट्र में भी चर्चा हुई। सोशल वॉलंटरी एक्शन मूवमेंट ने भी इस पर काम किया, लेकिन महत्वपूर्ण है केरल का एक उदाहरण जो आपके समक्ष रखना चाहता हूं। केरल में ग्रंथशाला आंदोलन से एक नेटवर्क, डेंस नेटवर्क का जन्म हुआ। आज की डेट में हम स्वच्छ भारत अभियान पे, माननीय सभापति महोदय, काम कर रहे हैं। पारिस्थितिक स्वच्छता के साथ साथ देश को मानसिक स्वच्छता की भी आवश्यकता है, और इसके लिए बेहद आवश्यक है कि लाइब्रेरी जो कि खो गई है, गुम हो गई है हमारी प्राथमिकताओं से, उस पर बात हो, क्योंकि लाइब्रेरी एक सिविक स्पेस भी होता है, और वो स्पेस का खो जाना, क्योंकि अगर आप गौर करें, ये जो टेलीविजन और विजुअल मीडियम है, ये पैसिव कंजम्पशन को प्रमोट करती है, जबकि लाइब्रेरी जैसी चीज सिविक स्पेस में वो एक कोलैबोरेटिव डिस्कशन को प्रमोट करती है। इस देश को आज बेहद आवश्यकता है कि इस प्रकार की कार्यशैली को हम विकसित करें। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ, किताबों की दोस्ती सबसे बेहतर होती है, न वह आपको परखती है, न बदलने की शर्त रखती है, जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लेती है, न अतीत की पूछताछ, न वर्तमान पर कोई दबाव। किताब आपके अकेलेपन को आपकी कमजोरी नहीं मानती, बस चुपचाप आपके पास आके बैठ जाती है। शायद इसी वजह से किताबें कभी नाराज नहीं होती, बस धैर्य से इंतजार करती है आपके फिर से लौट आने का। ये लौट आने का वक्त है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदयों से मैं आग्रह करूंगा कि लाइब्रेरी आंदोलन को सशक्त बनाइए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, अन्यथा व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे सुबह शाम होती रहेगी। श्रीमान राम जी। धन्यवाद मान्यवर। मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने जा रहा हूं। भारत में खाने के सामान में हानिकारक केमिकल और पेस्टिसाइड का बढ़ता उपयोग पहले तो मात्र फसलों तक ही सीमित था, अब पैक्ड
खाना, फल, फ्रूट, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक, बच्चों के स्नैक्स, पैक्ड खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स, नूडल्स, कैंडी, फ्लेवर्ड स्नैक्स आदि स्वाद बढ़ाने के लिए टेस्ट एनहेंसिंग केमिकल का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे घर में बने खाने को छोड़कर पैक्ड फूड के आदी हो जाते हैं, जबकि इनमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट जैसे हानिकारक केमिकल निर्धारित मात्रा से अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में तमाम तरह की गंभीर बीमारियां पनपती हैं। इसके अलावा बच्चों में फिजिकल और मेंटल ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा मान्यवर तमाम तरह की कैंडी जिनका फ्लेवर स्ट्रॉबेरी, मैंगो, ऑरेंज आदि स्वाद के लिए आर्टिफिशियल फ्लेवर का उपयोग होता है, जो कि एक हानिकारक केमिकल है। आए दिन टीवी पर बड़ी बड़ी कंपनियां चॉकलेट का प्रचार करती हैं और बेचती भी हैं, और उनमें भी बड़ी मात्रा में पाम ऑयल का यूज करती हैं, जो कि एक हार्ट के लिए भी हानिकारक है मान्यवर। इसके अलावा मान्यवर आज दूध को भी केमिकल से बनाया जा रहा है, जिसमें नकली पनीर व मावा आदि बनाया जा रहा है। इसके अलावा मान्यवर तमाम तरह के फलों को कैंसरस केमिकल से पकाया जाता है, जैसे कि आम, पपीता, केला आदि कैल्शियम कार्बाइड में पकाया जा रहा है। इसकी वजह से तमाम तरह गंभीर बीमारियां शरीर में पनप रही हैं। अब तो केला और अंगूर को भी सुरक्षित नहीं रहा, केला को हानिकारक केमिकल में डुबाया जाता है और अगले दिन पका हुआ पीला चमकदार केला मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। इसके साथ ही अंगूर अब हानिकारक हो गया, अब तो डॉक्टर भी अंगूर खाने से मना करते हैं। अंगूर तोड़ने के बाद सड़ने से बचाने के लिए, ताकि वह कई दिनों तक फ्रेश बना रहे, उसको सल्फर डाइऑक्साइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, कार्बनडाजिम, फफूंदनाशक, थायोबेंडाजिन आदि खतरनाक फंगिसाइड, पेस्टिसाइड का उपयोग किया जा रहा है। यह सब पूरे देश में खुल्लम खुल्ला बाजार में बेचा जा रहा है, लेकिन हमारी सरकारी संस्था FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाक के नीचे हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग के नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन इसको त्वरित कार्रवाई करके रोकने में असमर्थ नजर आ रहा है। यह मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि सरकार इस पर कड़े कानून बनाए और यह देश के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए और देशवासियों के लिए हित में होगा। इसको तत्काल प्रभाव से रोकने पर सरकार विचार करे, यही मेरी मांग है।